गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो है यूक्लिडियन एल्गोरिथम के बारे में चर्चा किया हुआ था और उस थ्योरम को इस्टेब्लिश किया हुआ था और कुछ रिमार्केबल बातों को देखा हुआ था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो है कैसे यूक्लिडियन एल्गोरिथम से बहुत लार्जर नंबर इंटीजर्स के कैसे जीसीडी निकाले जाते हैं और साथ ही साथ यूक्लिडियन एल्गोरिथम की सहायता से कैसे जीसीडी बराबर एम ए प्लस एन बी लिखा जा सकता है, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, तो जीसीडी निकालने का पैटर्न जो है हाई स्कूल लेवल पर है। डिवीज़न मेथड को अडॉप्ट करते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम, और जो सबसे छोटा नॉन जीरो रिमाइंडर होता है वही उस करस्पॉन्डिंग नंबर्स के क्या कहलाते हैं, जीसीडी कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम उसी प्रोसेस को अप्लाई करने जा रहे हैं। कैसे हम अप्लाई करें जरा देखिए। सबसे छोटे नंबर को आप लीजिए, उसको बी मान लीजिए, दिस इज 252। ठीक है, और बड़े नंबर को आप मान लीजिए, दिस इज 595 मीन्स ए। अपने डिवीज़न प्रोसेस को अडॉप्ट करिए। ठीक है, ये 2 बार जाएगा, इसको क्यू बोल दिया, और यहाँ पर जो वैल्यू लिखा 505। ठीक है, फिर घटाया, इसको घटाया तो ये 91 आएगा, जिसको आप रिमाइंडर बोल सकते हैं। ठीक है, और 252 को यहाँ डिस्प्ले किया। ठीक, फिर इसको डिवाइड किया, इस लाइन को मैं रफ कर दे रहा हूँ। फिर डिवाइड किया तो ये आपका जो है 2 टाइम जाएगा। 2 टाइम का मतलब ये हो जाएगा आपका 182। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 70 आएगा, और 91 को यहाँ डिस्प्ले किया। फिर ये गया तो 1 बार गया, 70 आएगा, और ये 21 जाएगा। ठीक है, फिर ये 70 आएगा, और फिर ये आपका 3 टाइम जाएगा, दिस इज 63। फिर ये आपका 7 आएगा, 21, और ये फिर आपका 3 टाइम जाएगा, और ये रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो सबसे छोटा जो रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है वो 7 है, तो 7 जो है वो 252 और 595 के बीच का जीसीडी कहलाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, लार्जर इंटीजर से स्मॉलर इंटीजर को डिवीजन स्मॉलर इंटीजर से लार्जर इंटीजर को डिवाइड करिए। 2 दफ़ा जाएगा, 504 घटा दिया, रिमाइंडर 91, 252 को यहाँ डिस्प्ले किया, फिर डिवाइड किया 2 टाइम, 70 आया। फिर ये 91 को डिस्प्ले किया, 1 बार गया, 70 आया, 21 आया, फिर 70 आया, 3 बार गया, 63 आया, 7 हुआ, 21 आया, 3, फिर 21, रिमाइंडर 0। यानी कि यहाँ पर जो जीसीडी है वो 7 है। अब सवाल ये उठता है कि 7 इज इक्वल टू दिस ड्यू टू यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, क्योंकि ये बहुत लार्जर इंटीजर्स हैं तो तुरंत सोच पाना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि अगर 12 और 30 था तो सोचना ज़्यादा आसान था, लेकिन ये थोड़े लार्जर नंबर हो जाते। इसके लिए हम कैसे क्या प्रोसेस अप्लाई करते हैं, गौर करिएगा। दिस इज applying the division algorithm, this is we have। हर एक स्टेप पे डिवीजन एल्गोरिथम लागू होगा। मीन्स 595 इज इक्वल टू, दिस इज 2 into 252 प्लस 91 से इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगेन 252 is equal to 2 into 91 और प्लस रिमाइंडर 70, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट वन इज 91 is equal to 1 into 70 प्लस 21 से इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, दिस इज 70 is equal to 3 into 21 प्लस 7, 3, or this is equation number 4, and last equation is here, 21 is equal to 3 into 7 प्लस 0 से इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब यहाँ से यह स्पष्ट है, सिंस द लीस्ट नॉन जीरो
दिस इज रिमाइंडर, नॉन जीरो रिमाइंडर इज 7, ठीक है। सो देयरफॉर GCD of 252 595 is equal to 7, ठीक है। Say this is 7. Now we implement the Euclidean algorithm by Euclidean algorithm there exists x comma y belongs to z such that this d is equal to ma plus nb, मतलब यहाँ पर 252x plus 595y, ठीक है। This one is the equation number 6. Now we find x and y, that is your objective. एक बार फिर से देखिए, सिंपली यहाँ पर हर एक स्टेप पे डिवीजन एल्गोरिथम लगा दिया गया। तो 595 को लिखा जाता है 2 इंटू 252 प्लस 91। 252 को उसी थ्योरम से देखिए 2 इंटू 91 प्लस 70। 91 को 1 इंटू 70 प्लस 21। 70 को 3 गुणे 21 प्लस 7 और 21 को 3 गुणे 7 प्लस 0। जो सबसे छोटा नॉन जीरो रिमाइंडर होगा वही इस नंबर्स के बीच का जीसीडी कहलाएगा। तो उस कंडीशन में जीसीडी ऑफ 252 प्लस 595 7 हो जाएगा, ठीक है। यूक्लिडियन एल्गोरिथम कहता है कि अगर ए और बी दो इंटीजर्स हैं तो इनके बीच सदैव एक यूनिक जीसीडी डी मिलेगा, जहां पर डी को एम ए प्लस एन बी के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ए ये है, बी ये है, और m के जगह x और n के जगह y बोल दिया, तो 7 इज इक्वल टू दिस। अब सवाल ये उठता है कि x और y के किस वैल्यू के लिए ऐसा हो रहा है, और x और y जो भी होगा वो कैसी वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अब आप उस इक्वेशन को लीजिए जिसमें सबसे छोटा रिमाइंडर मिला हो और वो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इक्वेशन 4 से आप देखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 4 दिस इज वी हैव, गौर करिएगा। तो यहाँ पे 7 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 91 माइनस 1 इंटू 70, ठीक है, 70। अब यहाँ से सॉरी, दिस इज 7 इज इक्वल टू 70 माइनस 3 इंटू 21, ठीक है। अब ऊपर से इक्वेशन नंबर 3 से 21 को आप रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर दिस से आप 21 को रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 7 इज इक्वल टू दिस 3 इंटू 21 को क्या रिप्लेस करोगे, दिस इज 91 माइनस 1 इंटू 70। दिस इज बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। इसको आप क्या लिख सकते हो, 7 इज इक्वल टू दिस इज माइनस प्लस 3 गुणे 70, और यहाँ पर 1 गुणे 70 मतलब ये 4 गुणे 70 माइनस 3 इंटू 91, ठीक है। अब ऊपर वाले इक्वेशन से आप 70 को रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 7 इज इक्वल टू दिस इज 4 इंटू 70 को ऊपर से रिप्लेस करिए, तो ये हो जाएगा 252 माइनस 2 इंटू 91 माइनस 3 इंटू 91। दिस इज बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 252, और ये 2 4 जा 8 के बाद 9 10 11। दिस इज माइनस 8 माइनस 3 माइनस 11 इंटू 91, ठीक है। ऊपर वाले इक्वेशन से आप 91 को रिप्लेस कर सकते हैं। तो 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 252 माइनस 11 इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा, दिस इज 595 माइनस 2 इंटू 252। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, तो 7 इज इक्वल टू गौर करिएगा, 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 252, और यहाँ पे माइनस 22 माइनस प्लस,
तो ये हो जाएगा 26 इंटू 252 और ये -11 प्लस -11 इंटू 595। अगर आप इस लाइन को ऑब्जर्व करें तो यहाँ से आप बहुत स्वाभाविक तरह से बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 26 एंड y इज इक्वल टू -11। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, फिर से समझिए, बहुत सिंपल सी बात है कि आपने यहाँ पे वर्क क्या किया, इस प्रोसेस को पूरा अडॉप्ट किया। जीसीडी निकालने के बाद आपने यूक्लिडियन एल्गोरिथम लगा दिया। यूक्लिडियन एल्गोरिथम कहता है कि जीसीडी हमेशा ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में होगी, और जहां पर यम और एन इंटीजर होते हैं, यहाँ पर यम की जगह x है, वाई की जगह एन की जगह y है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि चूंकि ये बहुत बड़े नंबर हैं तो इंस्टेंट सोच पाना कि x और y कौन सा ऐसा इंटीजर होगा जिसका 252 और 595 में गुणा करके ऐड करने पे 7 प्राप्त हो, तो इसके लिए एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि आप सबसे पहले उस इक्वेशन को लीजिए जिसका सबसे छोटा नॉन जीरो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है। तो इक्वेशन नंबर 4 से 7 की वैल्यू को, चूंकि 7 ही आपको यहाँ दिखना चाहिए, तो 7 को आप लिख सकते हैं 70 माइनस ट्रांसफर कर दिया 3 इंटू 21। इक्वेशन नंबर 3 से 21 की वैल्यू को लिख दिया, दिस इज 91 माइनस 1 इंटू 70, अंदर गुड़ा 3 इंटू 91 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 70, तो 3 इंटू 70 और ये 4 इंटू 70 हो जाएगा -3 इंटू 91। ठीक है, फिर इस 70 को रिप्लेस कर दिया तो 252 माइनस 2 इंटू 91 माइनस 3 इंटू 91। ठीक है, फिर गुणा कर दिया तो 4 गुणे 252, 4 दूना 8 और -3 तो -11। फिर ये 91 को इक्वेशन नंबर 1 से रिप्लेस कर दिया, तो रिप्लेस कर दिया तो इस फॉर्म में आया, गुणा किया तो 4 गुणे 252 माइनस 11 गुणे 595 माइनस माइनस प्लस 22 गुणे 252, तो 4 और प्लस 22 26 गुणे 252 प्लस -11 गुणे 555, मतलब 26 इंटीजर से इसमें गुणा करो, -11 से 595 गुणा करो, जोड़ोगे तो 7 प्राप्त होगा। यानी x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 26 और y की वैल्यू -11। आपको याद पड़ना चाहिए कि जब मैंने यूक्लिडियन एल्गोरिथम के बारे में चर्चा किया हुआ था तो वहां पे बड़े स्पष्ट शब्दों में बोला था कि आपको यहाँ पर बड़े स्पष्ट शब्दों में बोला था कि जो m और n होता है वो यूनिक नहीं होता है, मतलब आप x और y की दूसरी वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, यहाँ देखिए हम क्या प्रोसेस करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं एक रिमार्क मेंशन कर रहा हूँ, रिमार्क। ठीक है, नाउ दिस इज सिंस 7 इज इक्वल टू 26 इंटू 252 प्लस -11 गुणे 595 प्लस 595 इंटू 262 माइनस 595 इंटू 262, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही जोड़ दिया और वही घटा दिया। यहाँ से आप लिख सकते हैं 7 और यहाँ से 252 कॉमन ले लिया, 252 कॉमन लिया तो 595 और 26 का मतलब हो जाएगा 621 गुणे 252। ठीक है, और यहाँ से -11 और माइनस जो है -11 और -263 है, तो -263 मतलब सॉरी -11 और -200 -11 और -252। ठीक है, सॉरी दिस इज 252 है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 26 प्लस 595 का मतलब हो जाएगा 321 और यहाँ -11 और -252, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 263 और दिस इज 595। यानी कि 252 इंटीजर में अगर आप 621 इंटीजर से गुणा करिए और 595 में अगर -263 से गुणा करिए और सॉल्व करेंगे तो फिर भी 7 ही प्राप्त होगा। यानी कि ये जो x और y की वैल्यू वो यूनिक नहीं है, वो कई तरीके से निकल सकती है। यानी देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ पर 621 और y की वैल्यू -263, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात है जिसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक आपको होमवर्क दे रहे हैं जिसको आप परफॉर्म करिएगा। फाइंड द जीसीडी ऑफ 4078 एंड
एंड दिस इज 814, ठीक है। एंड फाइंड x and y, find the two values of x and y if GCD of this is 4078,814 is equal to 4078x और ये 814y, ठीक है। तो ये सेम सवाल है जिसको आपको करना है। सबसे छोटा नंबर हो अगर आप देखें तो वो 814 है और सबसे बड़ा नंबर जो है वो आपका 4078 है। छोटे नंबर में से आप बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे और सेम प्रोसेस से डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिडियन एल्गोरिथम की सहायता से आप इस सवाल को बड़े आसानी के साथ निकाल पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग इसी जीसीडी के रिगार्डिंग कुछ और थ्योरम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये थ्योरम जो है इस प्रकार बोर्ड पे लिखा हुआ है कि लेट a कॉमा b be a positive integer such that a is equal to b q1 plus r1 where r1 की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन b और q1 कॉमा r1 जो है वो z के मेंबर्स हैं। q1 जो है कोसेंट है, r1 रिमाइंडर है। अगर तब जब a को b से डिवाइड किया तो कहता है साबित करिए कि GCD ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू GCD ऑफ b कॉमा r1। तो अभी जस्ट आपने जो थ्योरम किया उसमें सबसे छोटे रिमाइंडर 252 लिया था, यहाँ पे 252 और ये 595, ठीक है। आपने देखा था ये 2 बार गया था तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, दिस इज 5 और यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा था 1, दिस इज 91। 252 लिखते थे आप, फिर ये जाता था तो ऐसे प्रोसेस कर। तो इसके A और B के बीच का GCD कितना था 7 और B A इज डिवाइडेड B, तो इस B और 91 के बीच GCD कितना होगा 7, ठीक है। तो इस चीज को आपको कंक्लूड करना है क्योंकि जैसे ही आपने आगे कंटिन्यू किया था तो आपने देखा था कि फिर ये 3 टाइम गया था, दिस इज सॉरी 2 टाइम गया था और ये आपका जो है 182 आया था, फिर ये घट गया था 0 और 15 में से 8 जाएगा तो 7, ठीक है। फिर ये 91 और फिर ये 1 बार गया था, ये 70 हो गया था, 21 70, दिस इज 3 बार 63, फिर ये 7 बार और दिस इज 3 टाइम, फिर 21, दिस इज 0, ठीक है। तो क्या मिलता था 252 और 595 के बीच का GCD 7, 91 और 252, मतलब ये आपका B है, ये आपका A है, ये आपका R1 है। तो A और B के बीच का GCD 7 था और 252 और R1 के बीच का भी GCD 7 होगा। 91 गुणे 252 मतलब वही GCD 7, 70 91 का GCD 7, 70 और 21 और 70 के बीच का GCD 7 और 21 और 7 के बीच का GCD 7। तो दैट इज द प्रोसेस, ठीक है। इस चीज को आपको एस्टेब्लिश करना है इस थ्योरम के माध्यम से, ठीक है। क्या कहा गया कि अगर A और B दो पॉजिटिव इंटीजर हैं जहां पर A बराबर B Q1 प्लस R1 है और R1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन B है, Q1 और R1 Z का मेंबर है, Q1 कोसेंट है, R1 रिमाइंडर है, तब जब A को B से डिवाइड करते होंगे तो कहता है साबित करिए कि A और B के बीच का GCD B और R1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को प्रूव, अब चूंकि ये आपका एक न्यूमेरिकल डेटा नहीं है तो उस कंडीशन में आपको इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक बार रिमाइंडर को 0 भी मानना होगा और अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, ठीक है। तो बड़े सफाई के साथ इस थ्योरम को देखना होगा। आपके पास सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है A इज इक्वल टू दिस इज B Q1 प्लस R1, ठीक है। यहाँ पर R1 के बारे में कहा गया R1 की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन B, ठीक है। और दूसरी बात कि यहाँ पर A कॉमा B कॉमा Q1 कॉमा R1 ये सब कहाँ बिलोंग करते हैं आपके Z में। इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 बोल दिया, ठीक है। सवाल में दिया हुआ है अगर इफ R1 की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, तो उस कंडीशन में देन A इज इक्वल टू B Q1, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए अगर R1 की वैल्यू 0 हो गई
तो उस कंडीशन में 21 इज इक्वल टू 7 इंटू 3, ठीक है। तो डेफिनेटली 3 और 7 21 के क्या होंगे, डिवाइजर। तो आपको जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट क्या है, b इज डिवाइजर ऑफ a, ठीक है। और अगर b और a का डिवाइजर है तो ये तो तय है कि GCD ऑफ a कॉमा b इन दिस केस इज इक्वल टू b। मतलब अगर यहाँ से बोला जाए कि 7 जो है 21 का डिवाइजर है, तो 7 और 21 के बीच का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर R1 0 हुआ तो A बराबर BQ1, तो BQ1 मतलब A दो टुकड़ों में बट गया है, B इंटू Q1, तो दोनों टुकड़े इसके डिवाइजर कहलाएंगे। आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार B A का डिवाइजर है, इसका मतलब ये हुआ कि B और A के बीच का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो B के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ एंड GCD ऑफ B कॉमा R1, ठीक है, इज इक्वल टू GCD ऑफ B कॉमा 0। और याद करिए मैंने अपने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वाले डिफिनीशन में इस बात को स्पष्ट किया था कि अगर आपकी R1 की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस कंडीशन में जो नॉन जीरो इंटीजर होगा वही उन दोनों के बीच का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहलाएगा, यानी कि जो B होगा वो GCD हो जाएगा। तो अगर आप इन दोनों को ऑब्जर्व करें तो यहां से आप क्या बोल पा रहे हैं, हेंस GCD ऑफ A कॉमा B इज इक्वल टू B GCD ऑफ दिस इज B कॉमा R1, ठीक है, B कॉमा R1। therefore the theorem is true, यानी कि इस केस में आपका थ्योरम जो है वो होल्ड कर जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि जो है हमेशा जो है रिमाइंडर 0 होगा। रिमाइंडर 0 आपका नहीं भी हो सकता है। तो कहता है तब भी साबित करिए कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो उस कंडीशन में भी इन दोनों के बीच का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होना चाहिए वो आपका जो है GCD ऑफ B कॉमा R1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बोलने जा रहे हैं, बट इफ R1 इज नॉट इक्वल टू 0, बोल दिया R1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड लेट B इज इक्वल टू GCD ऑफ A कॉमा B। देखिए इक्लूडियन साहब के अनुसार R1 नॉट इक्वल टू 0। अगर A और B कोई इंटीजर्स हैं तो इनके बीच सदैव एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एग्जिस्ट करेगा। ये इक्लूडियन साहब का कथन था। उन्होंने कहा था कि उनकी ये परिकल्पना ही थी कि अगर दो इंटीजर्स हैं तो उनके बीच सदैव ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मिलेगा और उसको MA प्लस MB के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो भाई A और B, ये मैं नहीं कहने जा रहा हूं कि A और B का GCD B कामा R1 के बराबर होगा, लेकिन B कामा R1 अलग इंटीजर है, A कामा B अलग इंटीजर है, तो इन दोनों का अलग अलग तो GCD एग्जिस्ट करबे करेगा, इसमें तो कहीं कोई संदेह ही नहीं है। तो आप चाहो तो यहीं पे एक लाइन लिख सकते हो, लेट इतना एंड आल्सो D डैश इज इक्वल टू GCD ऑफ दिस इज B कामा R1। तो D A और B के बीच का GCD है और यही D डैश जो है B कॉमा इसके बीच का GCD। अब देखिए हम कर क्या सकते हैं, ठीक है। नाउ सिंस GCD ऑफ A कॉमा B इज इक्वल टू D, अगर यह D जो है ये A और B के बीच का GCD है तो सबसे पहले तो यह D जो है इस A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, कॉमन डिवाइजर होना चाहिए, ठीक है। तो नाउ D इज डिवाइजर ऑफ A एंड D इज डिवाइजर ऑफ B, ठीक है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, ठीक है। हम थोड़ा सा इसका यूज करना चाहते हैं, D इज डिवाइजर ऑफ A एंड D इज डिवाइजर ऑफ B इंटू Q1 फॉर सम Q1 बिलोंग्स टू Z। मतलब आप यूं समझिए कि अगर 2 4 का डिवाइजर है तो 2 4 गुणे 6 का भी डिवाइजर होगा, 2 4 गुणे 7 का भी डिवाइजर होगा। तो वही बात लिखा हुआ है कि अगर D B का गुणनखंड है तो D जो है B गुणे Q1 का भी डिवाइजर होगा। ये आपकी रिक्वायरमेंट है। अब बताइए अगर 2 4 का डिवाइजर है तो 2 जो है -4 का भी क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, D इज डिवाइजर ऑफ A एंड D इज डिवाइजर ऑफ -B इंटू Q1, ठीक है। अब बताइए कि अगर D A का अगर 2 4 का डिवाइजर है और 2 जो है -6 का डिवाइजर है तो 2 जो है 4 -6 का भी डिवाइजर बन जाएगा। तो आप यहां से क्या बोल सकते हैं, D इज डिवाइजर ऑफ A माइनस B Q1, ठीक है।
और a माइनस बी Q1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, R1 के बराबर। तो दिस शोज दैट D इज डिवाइजर ऑफ R1। दिस इज बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। नाउ हेंस मिला क्या कि D इज डिवाइजर ऑफ B एंड D इज डिवाइजर ऑफ R1। ठीक है। D इज डिवाइजर ऑफ B एंड D इज डिवाइजर ऑफ R1। ठीक है। दैट इज D is a common divisor of B and R1। इसका बेनिफिट आप देखिए। ठीक है। नाउ D is a common divisor of this। ठीक है। since D dash is GCD of B comma R1 and D is divisor of B and D is divisor of R1। ठीक है। मतलब क्या निकलता है कि अगर यह D डैश इस B और R1 का डिवाइजर है, ठीक है, सॉरी, अगर ये D डैश B और R1 का GCD है और इस B और इस B D इज ए कॉमन, ठीक है, इस D के पास यह D जो है B इस D डैश जो है वो B कॉमा R1 का जो है कॉमन डिवाइजर है और D जो है एक दूसरा कॉमन डिवाइजर है। मेरी बात समझिएगा, D जो है एक दूसरा कॉमन डिवाइजर है और जो D जो है दूसरा कॉमन डिवाइजर B और R1 का है, लेकिन D डैश जो है इस B कॉमा R1 का GCD है। तो जो अदर कॉमन डिवाइजर है वह इस D डैश को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। डिफिनीशन ऑफ GCD बहुत सिंपल सी बात है यार, ये तो आपने माना ही है। और इसी D जो है B और R1 का कॉमन डिवाइजर बन गया। तो ये जो अगर D डैश GCD है तो इस B और R1 के पास मिलने वाला जो रेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो इस D डैश को क्या करना चाहिए, डिवाइड। ये तो डिफिनीशन है GCD की। तो आप यहां से तुरंत क्या बोलेंगे, दिस शोज दैट D is divisor of D dash and this shows that D divides D dash से इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। इस पर आप आसानी से ऑब्जर्व करिएगा। सिंपली आपने बोला कि अगर R1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, R1 0 था तब तो कोई दिक्कत नहीं था। अगर R1 0 नहीं है तो इक्लूडियन साहब की परिकल्पना के अनुसार A और B दो इंटीजर हैं और B और R1 दो इंटीजर हैं। इन दोनों का अलग अलग GCD तो निश्चित तौर पे एग्जिस्ट करेगा। तो एक का GCD आपने D बोल दिया और एक का GCD आपने D डैश बोल दिया। आपका लक्ष्य क्या है कि इन दोनों का GCD आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसके लिए आप कर क्या रहे हैं, सिंस GCD ऑफ A कॉमा B D है, तो अगर GCD ऑफ A कॉमा B अगर D है तो यह D जो है A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। तो D A का और B का डिवाइजर बन जाएगा। अगर D A का डिवाइजर है तो D जो है B इंटू Q1 का भी डिवाइजर होगा, क्योंकि अगर D B का गुणनखंड है तो B गुणे समथिंग का भी डिवाइजर हो जाएगा। 2 4 का डिवाइजर है तो 2 4 गुणे 6 का भी डिवाइजर हो जाएगा। तो B इंटू Q1 हो जाएगा। फॉर सम Q1 Z में बिलोंग करेगा। D A का डिवाइजर है, 2 अगर 4 का डिवाइजर है तो 2 माइनस 4 का भी डिवाइजर होगा, तो ये माइनस हो जाएगा। D इसका डिवाइजर है, D इसका डिवाइजर है, तो D इन दोनों के सम का भी डिवाइजर हो जाएगा। बहुत स्वाभाविक सा, इसको आप समझ सकते हैं और प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है। तो D इज द डिवाइजर ऑफ A माइनस बी Q1 और इक्वेशन नंबर 1 का यूज किया तो A माइनस बी Q1 की वैल्यू R1 हो जाएगी। तो D B का डिवाइजर हो गया, D R1 का डिवाइजर, यानी D जो है इस B और R1 का कॉमन डिवाइजर बन गया। अब D डैश भी तो B कॉमा R1 के बीच का GCD है और D जो है इस B और R1 का कोई रेस्ट कॉमन डिवाइजर है। तो GCD की डिफिनीशन ये कहती है कि जो B और R1 के पास जो अदर कॉमन डिवाइजर हैं वो इस D डैश को क्या करने चाहिए, डिवाइड। इसके वजह से ये इक्वेशन नंबर D डैश को क्या कर जाएंगे, डिवाइड कर जाएंगे, यानी कि D डिवाइड्स D डैश। अब किसी तरीके से D डैश अगर D को डिवाइड कर दे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। यहां देखिए, नाउ सिंस D डैश इज GCD ऑफ B कॉमा R1, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट D डैश इज डिवाइजर ऑफ B, D डैश इज डिवाइजर ऑफ R1। ठीक है।
दिस इम्प्लाइज दैट डी डैश इज डिवाइजर ऑफ बी Q1 और डी डैश इज डिवाइजर ऑफ R1, ठीक है। फॉर सम Q1 belongs to Z and this shows that D dash is divisor of B Q1 plus R1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 का यूज करिए, D dash is divisor of A, this is by using इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ से समझिए D dash को आपने जो है GCD बोल रखा है। D dash को अगर आपने GCD बोल रखा है किसका, B और R1 का, तो यह D dash जो है B और R1 का उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। तो ये D dash B और D dash R1 का डिवाइजर होगा, ठीक है। अगर D dash जो है B का डिवाइजर है तो D dash जो है B इंटू Q1 का भी डिवाइजर बन जाएगा, क्योंकि Q1 कोई इंटीजर है और D dash जो है R1 का ऑलरेडी डिवाइजर है, फैक्टर है। तो अगर 2 4 का डिवाइजर है, 2 6 का डिवाइजर है, तो 2 4 धन 6 का भी डिवाइजर होगा। तो उसी प्रोसेस से D dash डिवाइजर हो जाएगा B Q1 प्लस R1 का, और B Q1 प्लस R1 का मतलब A, यानी कि आपके पास जो मिला क्या, हैंस D इज डिवाइजर ऑफ A, D dash इज डिवाइजर ऑफ A, D dash इज डिवाइजर ऑफ B, दैट इज D dash is a common divisor of A and B, ठीक है। तो ये तो आपके पास मिला कि D जो है वो कॉमन डिवाइजर ऑफ A and B है, ठीक है। नाउ सिंस D इज इक्वल टू GCD ऑफ A, B and also D dash is divisor of A and D dash is divisor of B। ये बताइए कि D जो है वो A और B के बीच का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, ठीक है, और D dash जो है इस A और B के पास मिलने वाला कोई अदर कॉमन डिवाइजर है, और D GCD है A, B का। तो यह अदर कॉमन डिवाइजर इस GCD को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। तो आप यहां से क्या बोलेंगे, D dash इज डिवाइजर ऑफ D, मीन्स D dash divides D से इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। 2 और 3 को आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो D dash को डिवाइड करता है और D dash D को। तो फ्रॉम 2 and 3 we find that D is equal to D dash, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा GCD ऑफ A, B इज इक्वल टू GCD ऑफ B, R1, ठीक है। Hence from both the cases GCD of A, B is equal to GCD of B, R1। It doesn't matter R1 0 है कि नहीं है, ठीक है। तो फिर से इस पार्ट को देखिए, सिंस D dash GCD था B, R1 का, इसका मतलब D dash B और R1 का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। D dash B इंटू Q1 और D dash R1 का डिवाइजर है, दोनों के सम का भी डिवाइजर होगा, यानी A का भी डिवाइजर ड्यू टू इक्वेशन नंबर 1। यानी मैंने यहाँ पे सिर्फ ये किया कि D dash जो है A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु इस A और B के बीच का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर D है। तो अदर कॉमन डिवाइजर जो है इस D को क्या करना चाहिए, डिवाइड, यानी D dash जो है D को डिवाइड कर जाएगा। ये D dash को डिवाइड करता है, D dash D को करता है, तो दोनों का मिलाने के बाद जो रिजल्टेंट होगा D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D dash, यानी कि D का मतलब क्या था, GCD ऑफ A, B, और D dash का क्या मतलब था, GCD ऑफ B, R1, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जा रहे हैं, बराबर। तो आपके थ्योरम में यही था कि GCD ऑफ A, B और GCD ऑफ B, R1 आपस में बराबर होते हैं तब जब अगर इस A को इस B से क्या किया गया होगा, डिवाइड किया गया होगा, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे जो है एक और रिमार्केबल डिस्कशन करने जा। तो आइए हम लोग इस रिमार्क को देखते हैं जो कि ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो आप जो क्वेश्चन किए थे उस प्रोसेस को अडॉप्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। सेम उस क्वेश्चन को आप समझिए कि अभी आपने प्रीवियस थ्योरम से देखा कि A, B और B, R1 के बीच का जो GCD था वो सेम हो गया था अगर B को A से डिवाइड किया जा रहा था तो, ठीक है।
अगर a को b से डिवाइड किया जाता तो। अब जरा सोचिए r1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस कंडीशन में r1 से b को डिवाइड कर सकते हो। जब डिवाइड करोगे तो b इज इक्वल टू r1 से डिवाइड करो तो r1 q2 प्लस r2 हो जाएगा, जहां पर r1 की वैल्यू जो है 0 से बड़ी और r2 से छोटी हो जाएगी। अब फिर यहाँ पर ये प्रोसेस हो सकता है कि r2 0 हो जाए, r2 ना 0 हो, तो यहाँ पर GCD ऑफ b कॉमा r1 इज इक्वल टू GCD ऑफ r1 कॉमा r2 हो जाएगा। अगेन प्रोसीडिंग इन दिस वे, a इज इक्वल टू बी Q1 प्लस R1, R1 की वैल्यू इसके बीच लाई करेगी, b इज इक्वल टू R1 प्लस Q2 प्लस R2, R2 की वैल्यू इसके बीच। फिर आप आगे बढ़िए R1 और R2 के लिए, तो R1 भाई फिर वो प्रोसेस चलेगा, उस क्वेश्चन को समझिएगा, उसी से अडॉप्ट कर सकते हैं। तो R1 इज इक्वल टू R2 इंटू Q3 प्लस R3, R3 की वैल्यू 0 से बड़ी और R2 से क्या हो जाएगी, छोटी। सेम प्रोसेस इस तरह से चलता रहेगा, लेकिन ये तय है कि आफ्टर फ्यू स्टेप जो है आपका प्रोसेस टर्मिनेट कर जाएगा। तो और यहाँ पर ये भी तय है कि b की वैल्यू R1 से बड़ी होगी, R1 की वैल्यू R2 से। आप इस एग्जाम्पल को समझिए, 252 और 595 वाले एग्जाम्पल को, इस पूरे प्रोसेस को अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो अपने आप इसको क्वेश्चन समझ पाएंगे। तो b की वैल्यू R1 से बड़ी हो गई, R1 की वैल्यू R2 से बड़ी हो गई, डॉट डॉट डॉट, Rn माइनस 1 की वैल्यू Rn से बड़ी हो गई, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। तो वी एज्यूम दैट कि इस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो Rn प्लस 2 की वैल्यू क्या बोल दी, 0 बोल दी। तो Rn बराबर क्या हो जाएगा, Rn प्लस 2 इंटू Qn प्लस 2, क्योंकि इन सब केसेस में R1 नॉट इक्वल टू तभी आगे बढ़ा होगा, R2 नॉट इक्वल टू तभी ये आगे बढ़ा होगा, R3 नॉट इक्वल टू तभी आगे। लेकिन ये तय है कि आपका स्टेप जो है वो आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप टर्मिनेट जरूर करेगा, ठीक है। तो आपने यही लिखा कि Rn प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी Rn की वैल्यू Rn प्लस 2 इंटू Qn प्लस 2 हो जाएगी, और ये इंप्लाई करेगा Rn प्लस 2 इज डिवाइजर ऑफ Rn, ठीक है। यानी कि Rn और Rn प्लस 2 के बीच का GCD Rn प्लस 1। इस पूरे कंक्लूजन से ऑब्जर्व क्या किया, GCD ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू GCD ऑफ b कॉमा R1, और सेम प्रोसेस से GCD ऑफ b कॉमा R1 इज इक्वल टू GCD ऑफ R1 कॉमा R2, सॉरी GCD ऑफ R1 b कॉमा R1 इज इक्वल टू GCD ऑफ b कॉमा R, ठीक है, R1 कॉमा R2, GCD ऑफ b कॉमा R1 इज इक्वल टू GCD ऑफ R1 कॉमा R2। अगेन आगे बढ़ते हैं, तो GCD ऑफ R2 कॉमा R3 डॉट 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 GCD ऑफ Rn कॉमा Rn प्लस 1, एंड दिस इज इक्वल टू नॉन जीरो लीस्ट रिमाइंडर, तो Rn प्लस 1, ठीक है। तो हेंस वी कंक्लूड दैट द GCD ऑफ दिस a कॉमा b इज इक्वल टू Rn प्लस 1, एंड विच इज अ लीस्ट नॉन जीरो रिमाइंडर, दैट प्रोसेस इज नोन एज द इक्लूड्स एल्गोरिथम, ठीक है। तो अगर आप उस एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करें जो मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया, तो सेम उस एग्जाम्पल के पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। जैसे कि अगर 252 लिया तो ये आपका 2 बार गया, तो यहाँ 4 हो गया, 2 पचे 10, इतना। यहाँ पर इसको हटा दिया, 91 आया, और यहाँ पे 252, फिर ये आपका 2 बार गया, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 80, और ये आपका जो है 0 7 70 हो गया। तो GCD ऑफ 595 और 252 के बीच का 7, GCD ऑफ 91 और 252 के बीच का 7, इसी तरह 70 और 91 के बीच का GCD भी आपका 7। तो इसी प्रोसेस को अडॉप्ट कर रहा है। लेकिन आप इस एग्जाम्पल में देखे होंगे कि आफ्टर फ्यू नंबर ऑफ स्टेप आपका प्रोसेस क्या कर जाएगा, ब्लॉक कर जाएगा। तो ये जो तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं, इस पूरे तरीके को आप लोग क्या कहते हैं, इक्लूड्स एल्गोरिथम। दैट प्रोसेस इज नोन एज द इक्लूड्स एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये आपका इक्लूड्स एल्गोरिथम है, जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर ये आते हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये रिमार्केबल बातों को ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ और GCD के रिगार्डिंग कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये थ्योरम इस प्रकार से ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, इफ़ टू इंटीजर्स a and b are relatively prime and if a is the divisor of bc then prove that a is only divisor of c। कहता है कि अगर a और b दो पूर्णांक हैं और a और b मतलब इस a और b के बीच का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 1 है। मैंने आपको बताया था कि अगर दो इंटीजर्स के बीच का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर 1 होता है तो उस कंडीशन में वो दोनों ही इंटीजर एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम कहलाते हैं, ठीक है। तो कहता है कि अगर a और b के बीच का संबंध रिलेटिवली प्राइम का है तो यह a जो है मात्र और मात्र c को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका थ्योरम है कि a
इज डिवाइजर ऑफ, मतलब b इंटू सी एक नया इंटीजर होगा और a इनके प्रोडक्ट का तो डिवाइजर है, लेकिन अगर a और b के बीच का संबंध रिलेटिवली प्राइम का है तो यह a जो है केवल और केवल c को निश्चित तौर पे कंप्लीटली डिवाइड करेगा, b को करेगा नहीं करेगा इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो कहीं भी जीसीडी रिलेटिवली प्राइम मतलब जीसीडी की बात हो रही है, और अगर जीसीडी की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं आप जो है यूक्लिडियन एल्गोरिथम का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि अगर दो नंबर्स के बीच का जीसीडी मिलता है तो उस जीसीडी को एम ए प्लस एन बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम किन किन बातों का यहाँ ख्याल रखेंगे। सबसे पहले तो आपके पास गिवन क्या है, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 1। ऐसा आप इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि आपके सवाल में ये स्पष्ट कहा है कि ये दोनों इंटीजर एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम का मतलब इन दोनों के बीच का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होना चाहिए वो 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। देन इन दैट केस देन बाय Euclidean algorithm there exist two integers x and y, this is such that this is x into a y into b is equal to GCD, d बराबर ma प्लस एन बी, उसी फॉर्म से लिखा। अगर आप सेम इंटीजर से इसके दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके बैलेंसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक्स सी ए दिस इज वाई बी सी इज इक्वल टू सी, ठीक है। से इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, वेयर सी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी 1 था, यूक्लिडियन एल्गोरिथम कहता है कि ए के करस्पॉन्डिंग एक इंटीजर, बी के करस्पॉन्डिंग दूसरा इंटीजर, पहले इंटीजर को पहले वाले में, दूसरे इंटीजर को दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर जीसीडी के बराबर मतलब डी मतलब 1 मिलना चाहिए। दोनों साइड में सी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए ये। और आपको पता है कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इंटीजर के साथ हमेशा जो है एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो चाहे ए सी लिखिए, चाहे सी ए लिखिए, चाहे बी सी लिखिए, चाहे सी बी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और आपके सवाल में क्या दिया हुआ है, गिवन A इज डिवाइजर ऑफ बी सी। ये बताइए कि A भी इंटीजर, B भी इंटीजर, C भी इंटीजर और A जो है इन दोनों का डिवाइजर है। अगर 2 जो है कहीं 8 का डिवाइजर है तो इसका मतलब क्या निकलता है कि इस 8 को 2 टुकड़ों में बंटना चाहिए, उसका एक टुकड़ा 2 होना चाहिए। वैसे अगर A जो है इन दोनों प्रोडक्ट करने पे कोई नया नंबर प्राप्त होगा, इनका अगर डिवाइजर है तो यह BC जो है 2 हिस्सों में बंटना चाहिए, उसका एक हिस्सा क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट K बिलोंग्स टू Z सच दैट B इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू के। BC की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करिए, ठीक है। यूजिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, क्या मिलेगा आपको, दिस इज एक्स सी ए प्लस, ठीक है, दिस इज वाई ए के इज इक्वल टू सी। और यहां से आप इस a को कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से हो जाएगा c इज इक्वल टू a, दिस इज l इंटू a, ठीक है। वेयर पुट हियर l इज इक्वल टू एक्स सी और प्लस वाई के। अब बताइए x इंटीजर है, c इंटीजर, इसमें से a कॉमन ले लिया, क्योंकि एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव सब मिलेगा, a कॉमन ले लिया। ये बताइए कि अगर जो है आपका x इंटीजर है, c इंटीजर है, y इंटीजर है, k इंटीजर है, तो yk और xc भी इंटीजर होगा, इन दोनों का सम भी इंटीजर, इस नए इंटीजर को नाम l दे दिया। भाई सॉल्व करने पे कुछ मिलेगा तो l बोल दिया और ये a ऑलरेडी था। अब बताइए कि c जो है दो इंटीजर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया है। पहला प्रोडक्ट आपका l है और दूसरा प्रोडक्ट आपका a है। तो अगर आप 8 को जो है 2 इंटू 4 लिखते हैं तो 2 और 4 इसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर। वैसे यहाँ पर आपकी जो रिक्वायरमेंट है a इज डिवाइजर क्या हो जाएगा, c का, ठीक है। तो आपको पहला यही साबित करना था कि अगर जो है इनके बीच का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर a और b के बीच का अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो जाता है तो उस कंडीशन में, और a अगर bc का डिवाइजर है
तो उस कंडीशन में आपको ये साबित करना था कि a जो है मात्र और मात्र c को डिवाइड करना चाहिए था, ठीक है। तो अगर GCD 1 है, रिलेटिवली प्राइम है, तो GCD 1 हो जाएगा। इक्लूडियंस आप कहते हैं कि a और b के करस्पॉन्डिंग दो इंटीजर इस प्रकार से मिलेंगे जहां पर पहले वाले को a में दूसरे वाले को b में गुणा करके जोड़ने पर GCD के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। दोनों साइड में c से गुणा कर दिया। a जो है bc का डिवाइजर है। अगर 2 4 का फैक्टर या 2 8 का फैक्टर है तो 8 को 2 हिस्सों में बंटना चाहिए। अगर a bc का फैक्टर है तो bc को भी 2 हिस्सों में बंटना चाहिए, उसका एक हिस्सा a होना चाहिए, तो a इंटू के लिख दिया, इसका यूज कर दिया, तो एक्स सी ए प्लस वाई ए के इज इक्वल टू सी हो गया। यहाँ से a कॉमन ले लिया, अंदर वाला जो बचा वो भी इंटीजर होगा सॉल्व करने पे एसोसिएटिव क्लोजर लॉ से, तो यल उसको नया नाम दे दिया यल। अब भाई सॉल्व करने पे भाई 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 लिखा होगा तो सॉल्व करने पे कुछ नया मिलेगा ना, ऐसे ये फीलिंग समझिए, ठीक है। तो c इज इक्वल टू यल इंटू ए हो गया, l भी इंटीजर a भी इंटीजर, c जो है 2 हिस्सों में बट गया, तो डेफिनेटली ये दोनों हिस्से एक्चुअल इंटीजर क्या कहलाएंगे, डिवाइजर, यानी a किसका डिवाइजर हो जाएगा, आपका c का डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका थ्योरम था। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पे एक और थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। इस थ्योरम का इस्तेमाल हम लोग यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में करते हैं। इफ p is prime and p is divisor of AB, where a comma b is belongs to integer, ठीक है, then proof that p is divisor of a और p is divisor of p। ये आपका थ्योरम है कि अगर p प्राइम है, प्राइम इंटीजर है, और p जो है किसी दो इंटीजर के प्रोडक्ट का डिवाइजर है, तो यह p इस a और b में से किसी एक को तो किसी भी हालत में डिवाइड करेगा। भाई अगर 2 4 का डिवाइजर है तो 2 4 को कंप्लीटली क्या करता है, डिवाइड करता है। तो हम इसको एक बार मान लें कि भैया p जो है वो a को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। अगर p प्राइम है तो अगर हम बोल रहे हैं कि p अगर a को डिवाइड नहीं करता है, मतलब 7 ले लिया और ये ले लिया आपने जो है 8, तो 7 8 को अगर डिवाइड नहीं करता है तो इसका मतलब 7 और 8 के बीच का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निश्चित तौर पे 1 होगा, क्योंकि p प्राइम है, ठीक है। तो यहां देखिए हम क्या इसका यूज करने जा रहे हैं। सपोज हम मान लें, सपोज दैट p does not divides a, ठीक है, and p is prime integer, ठीक है। then this implies that GCD of p comma a is equal to 1, ठीक है। therefore by Euclidean algorithm there exist two integers x and y. This is such that, क्या such that, this is xp plus ay is equal to 1, ठीक है। इसके दोनों साइड में आप जो है b से गुणा कर दीजिए, तो b is equal to xpb, this is aby से इक्वेशन नंबर 1 where b belongs to z, जैसे पिछला थ्योरम कर रहे थे, ठीक है। गिवन क्या है आपके पास, गिवन p is divisor of a into b। ये बताइए कि ab करने पर एक नया इंटीजर प्राप्त होगा और p जो है ab का गुणनखंड है, तो ab एक इंटीजर है, यानी कि इस ab को 2 हिस्सों में बंटना चाहिए और उसका एक हिस्सा क्या होना चाहिए, p होना चाहिए। तो आप यहां बोलेंगे there exists t belongs to z such that a into b is equal to p into t, ठीक है। ab की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में यूज करिए, तो जैसे आप यूज करेंगे यूजिंग दिस
इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, क्या मिलेगा आपको, दिस इज b इज इक्वल टू एक्स पी बी और दिस इज पी टी वाई। ठीक है, यहां से आप जो है यहां से जो है आप p कॉमन ले लेंगे और b इज इक्वल टू p और ब्रैकेट में हो जाएगा l, जहां पर l इज इक्वल टू रिप्लेस कर दिया हमने एक्स बी और प्लस टी वाई इज बिलोंग्स टू जेड, डेफिनेटली बिलोंग करेगा। और आपको पता है इंटीजर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, तो अब बताइए b इंटीजर है, p इंटीजर है, l इंटीजर है, b जो है दो टुकड़ों में बटा हुआ है, तो ये दोनों टुकड़े जो है एक्चुअल इंटीजर के क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। तो आप यहां से क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाइज दैट p इज डिवाइजर ऑफ b। ठीक है, तो यानी कि p जो है इस b को क्या करता है, डिवाइड। इसी प्रकार से सिमिलरली p डज नॉट डिवाइड्स b, देन p इज डिवाइजर ऑफ a। ठीक है, तो आप ये साबित कर सकते हैं, हैंस p इज डिवाइजर ऑफ a और p इज डिवाइजर ऑफ p। तो बहुत सिंपल सी बात है, पहली बार में p a को डिवाइड नहीं करता था, p प्राइम था, तो p और a के बीच का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1, यूक्लिडियन लॉगरिथम लगाया, b से गुणा कर दिया। p अगर ab का डिवाइजर है तो ab को दो हिस्सों में बंटना चाहिए, तो उस कंडीशन में ab इज इक्वल टू b इंटू टी हो जाएगा। इस ab की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, सॉल्व किया तो p जो है b का डिवाइजर बन गया। सिमिलरली अगर p जो है a को b को डिवाइड नहीं करता है तो p किसको डिवाइड कर जाएगा, a को। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, थोड़ी सी बातों को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। देखिएगा, इफ p इज प्राइम इंटीजर, ठीक है, एंड p इज डिवाइजर ऑफ a1 a2 a3 डॉट 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 an। ठीक है, वेयर a1 कॉमा a2 कॉमा डॉट 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 an सब कहाँ बिलोंग करते हैं, जेड में। अब बताइए कि p प्राइम है और p डिवाइजर है a1 a2 a3 डॉट 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 an का। ठीक है, तो ऊपर वाले थ्योरम के अनुसार ये ऊपर वाले स्टेटमेंट का एक्सटेंशन है कि ऊपर वाला स्टेटमेंट क्या था, इफ p इज ए प्राइम एंड p इज ए डिवाइजर ऑफ ए बी देन p डिवाइड एटलीस्ट a और b। ठीक है, ऐसे यहां पर भी अगर p a1 a2 डॉट 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 an का डिवाइजर है तो p इन सारे a1 a2 में से किसी एक को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो आप यहां क्या लिखेंगे, देन उसी थ्योरम से देन p डिवाइड at least one of a1 comma a2 comma dot 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 an। तो that is the extension। ठीक है, तो ये आपके कुछ थ्योरम्स हैं जीसीडी के रिगार्डिंग। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण थ्योरम है। लेकिन उससे पहले हम लोग कंपोजिट और प्राइम के बारे में आप ऑलरेडी परिचित हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी इस पर डिस्कस करूंगा। प्राइम का मतलब कि ऐसा इंटीजर जिसके दो वो 1 नहीं होना चाहिए और उसका फैक्टर जो है 1 कभी भी प्राइम नहीं होता, सबसे छोटी संख्या प्राइम 2 होती है। ठीक है, तो अगर किसी इंटीजर को आप लोग प्राइम कहना चाहते हैं तो इसका मतलब कि वह इंटीजर जो है उसके पास केवल दो ही डिवाइजर होने चाहिए, दो ही फैक्टर्स होने चाहिए, पहला 1 और दूसरा वो इटसेल्फ क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। जैसे कि 2 आपका प्राइम है, 3 आपका प्राइम है, 7 आपका प्राइम है, क्योंकि 7 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 इंटू 7। लेकिन आप कंपोजिट की बात करिए तो Q कोई इंटीजर है जो कि नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 1 है, तो आप इसे कंपोजिट तब कहते हैं जब इसके पास जो है अदर देन 1 और अदर देन इटसेल्फ फैक्टर होने चाहिए। जैसे कि अगर आप बोले 8 तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ये अलग बात है कि सारे के सारे फैक्टर इसके प्राइम हैं, लेकिन ये अदर देन आपके 8 और 1 है। ठीक है, 6 लीजिए 2 इंटू 3, तो ये सब कैसे नंबर्स हैं, आपके कंपोजिट इंटीजर्स हैं। तो अगले लेक्चर में हम इनका थोड़ा सा सहयोग लेंगे
और यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम को प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।